नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी और गिफ्ट डीड के विषय में। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कुल मुख्तारनामा या अधिकार पत्र। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर पावर ऑफ अटॉर्नी और गिफ्ट डीड के बारे में बताइए, सारे में क्या रूल है। तो दोस्तों, हम जानते हैं आज के विषय में हम ये समझते हैं कि एक्चुअली पावर ऑफ अटॉर्नी और गिफ्ट डीड क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है और ये कौन और कैसे कर सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम पावर ऑफ अटॉर्नी को समझते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल माध्यम है एक व्यक्ति को जो अपनी अनुपस्थिति में अपने जो इम्पोर्टेंट काम के लिए किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, उसको अटॉर्नी होल्डर कहते हैं। और पावर ऑफ अटॉर्नी 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ हो और वो दिमाग वाला हो और भरोसेमंद व्यक्ति हो। तीसरा है पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी भी समय कैंसिल किया जा सकता है यदि जब पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला मानसिक रूप से स्वस्थ है और वो अपना दिया हुआ पावर वापस लेना चाहता है तो उसे वापस लिया जा सकता है, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर सकते हैं। उसके रूल्स हैं, उसको लीगल नोटिस दी जाती है और जो अटॉर्नी है उनको नोटिस दी जाती है और उस अटॉर्नी ने जहाँ जहाँ भी अपना कार्य किया है उन सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई हमने इनकी जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो इस कैंसिल कर दी हो, इस डेट से इनका कोई भी पे अधिकार नहीं है, तो इस हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो सकती है। और पावर ऑफ अटॉर्नी का जो वैलिडिटी है, तो दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी जो व्यक्ति देता है उसकी डेथ के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। उसकी डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। और दूसरा, जब कोई मूल मालिक यानी जो जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो उसको कैंसिल कराता है तो रद्द हो जाती है। अब ये हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी। अब दोस्तों, आपने देखा होगा पावर ऑफ अटॉर्नी जो लोग खरीदी बिक्री भी करते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी पे नहीं होता है, इसमें सेल डीड बनता है, फिर उसके बाद एफिडेविट होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है। ये सब चीज़ों के बाद ये चीज़ क्लियर होती है। सिर्फ अगर पावर ऑफ अटॉर्नी हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी का जो मूल मालिक है वो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी कॉरपोरेट कंपनियां हैं तो अभी जो मालिक है वो हर समय हर जगह पे तो उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मानो उनकी हर स्टेट्स में कोई ब्रांचेस है कुछ है, तो वहाँ पे एक अटॉर्नी होल्डर नियुक्त करते हैं कि भाई मेरी गैर हाजिरी में आप यहाँ पे उस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं, उस पर सिग्नेचर्स कर सकते हैं और जो अधिकार उसमें दिया रहेगा वो उस हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है। और पावर ऑफ अटॉर्नी का मेन मैंने आपको बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी कैंसिल की जा सकती है। इसके कारण इस सारे में पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई प्रावधान नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाए या अधिकार पत्र कुल मुख्तारनामा किया जाए और उसके ऊपर कोई ट्रांसफ़र हो, ये अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए उसमें गिफ्ट डीड का प्रोविज़न है। गिफ्ट डीड और गिफ्ट डीड के बारे में समझते हैं। गिफ्ट डीड में जो संपत्ति का मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी रिश्तेदार या किसी थर्ड व्यक्ति को उपहार के रूप में दे सकता है। वो उसकी निजी संपत्ति यदि है तो। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था संपत्ति दो प्रकार की होती है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती निजी संपत्ति, एक होती पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति में
आप किसी को भी अटॉर्नी होल्डर किंवा गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैतृक प्रॉपर्टी में सबका अधिकार होता है। अब जैसे मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी के बाद समझो मैं अकेला उसका मालिक नहीं होता हूँ। मेरे जितने वारिसदार हैं, मेरी माँ, मेरे भाई और उनके बच्चे, अगर वो 18 साल के ऊपर है तो ये सब वारिसदार कहलाते हैं। तो उनकी अनुमति के बगैर हम प्रॉपर्टी पे कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ निजी संपत्ति में है, जैसे कि मेरी बनाई हुई प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में अगर मेरा नाम है, मैं अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी किसी को भी गिफ्ट कर दूँ तो उसमें किसी को भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और ना होगा, और कोर्ट भी उसको मानेगा कि इनकी संपत्ति है, ये चाहे जो भी करे, ये अपने फैमिली को किसी को दे या अदरवाइज थर्ड पर्सन को दे। तो ये चीज़ प्रॉपर्टियों में भी दो प्रकार होते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था। तो अब ये जो गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड में क्या होता है, इसका जो कानूनी रूप तभी माना जाएगा, गिफ्ट डीड को लीगल तब माना जाएगा जब सामने वाला व्यक्ति जो मूल मालिक है वो अपनी स्वेच्छा से और होशो हवास में वो प्रॉपर्टी उसको दे रहा हो, गिफ्ट कर रहा हो, और उसके बदले में कोई मुआवजा नहीं ले रहा है, तब उसे गिफ्ट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर समझो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को दे के और कोई चीज़ प्राप्त कर रहा है तो गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, तब ये समझा जाता है कि भाई ये कंसिडरेशन है कि आपने उसके बदले में कोई चीज़ लिया, तो वो दान नहीं कहलाता है, तो इसके लिए उस कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको गिफ्ट जो करता है वो निस्वार्थ भाव से और उनकी स्वस्थ मानसिक स्वस्थता और पूरी सोच समझ के बाद वो अगर किसी को गिफ्ट करते हैं बिना किसी लेन देन के या किसी इच्छा के, बिना किसी इच्छा के, तो वो कहलाएगा गिफ्ट यानी उपहार। ये इसके अंदर कैटेगरी है। और गिफ्ट डीड जो होता है वो हमेशा लीगल ही रहता है। गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं कर सकते, गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं कर सकते। गिफ्ट डीड को आप चैलेंज कर सकते हैं, गिफ्ट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पिताजी हैं, हम 2 भाई या 4 भाई हैं, और पिताजी ने मेरे नाम पे गिफ्ट कर दिया, यानी मेरे पिताजी की बनाई हुई प्रॉपर्टी अगर मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो मेरे जो भाई और मेरी बहनें या मेरी माँ जो भी हैं, उनको इंडियन लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल के भीतर उसको चैलेंज करना है, 3 साल के भीतर चैलेंज करना है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर ये देखी जाएगी कि क्या मेरे पिताजी ने किसी मेरे दबाव में, मतलब मेरे प्रेशराइज में आके साइन तो नहीं किया है, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया है, उनकी मानसिक स्थिति बराबर थी और उन्होंने मुझे उपहार दिया। तो ये कोर्ट में अगर ये सिद्ध होता है कि भाई नहीं, ये इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, इन्होंने अपने मन से दिया है, तो वो गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं होती है। और अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ आती है कि यहाँ पे किसी दबाव में या डॉक्यूमेंट बोगस लगा के किया गया है, बनावटी डॉक्यूमेंट के आधार पे किया है, तब वो डीड कैंसिल हो जाती है। उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी अलग चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ है कि उसके बाद वो उस चीज़ को आप क्रिमिनल में लेके जाइए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये गिफ्ट डीड कब कैंसिल होती है उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ कि उसके अंदर ये देखना होता है। और दूसरी लिमिटेशन एक्ट होता है जिसका 3 साल का दायरा दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं वो व्यक्ति भी 18 साल का होना चाहिए, और 18 साल का अगर नहीं है तो उसके बदले में किसी को नॉमिनी खड़ा किया जाता है और उसमें सक्सेशन बनता है।
वसीयतनामा बनता है, जिसे गिफ्ट किया जाता है, तो गिफ्ट में लिखा जाता है कि जब तक ये 18 साल के नहीं होते तब तक ये उनको जो उनके जो नॉमिनी है वो प्रॉपर्टी की देखभाल करेंगे। और मोस्टली तो 18 साल के बाद है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में 18 साल के बाद ही रजिस्टर्ड होती है। और जो वसीयतनामा होता है, वसीयतनामा तो बहुत पहले भी कर देते हैं, लेकिन उनको केयर टेकर, जिसको नॉमिनी करिए या केयर टेकर रखा जाता है, कि वो उनकी लीगल आयु होने तक उस चीज़ की प्रॉपर्टी की देखभाल करेंगे। तो ये जो चीज़ें आती हैं, अब गिफ्ट डीड के अंदर जो व्यक्ति गिफ्ट डीड कर रहा है, जो गिफ्ट डीड दे रहा है, उसकी जो भी कंडीशंस है, वो कंडीशंस की अगर जो जिसने गिफ्ट लिया है वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो उस एवज में भी गिफ्ट डीड कैंसिल होती है। ये भी आप समझिए। अगर उसमें कंडीशन डाली गई है तो, कि भाई आपको मैं गिफ्ट तो कर रहा हूँ लेकिन आपको ये चीज़ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती, जो गिफ्ट कर रहा है, दान कर रहा है, उसकी अपनी एक इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ लिया तो नहीं, मुआवजा नहीं लिया है, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दान किया, तो दान में ये कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उसमें और भी कई शर्तें डाल सकते हैं, लेकिन गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं होती है। रजिस्टर्ड होने के बाद तो कैंसिल नहीं होती है। और एक व्यक्ति अपने लाइफ में कई गिफ्ट डीड बना सकता है, अपनी लाइफ में कई गिफ्ट डीड बना सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु के पहले जो बनी हुई गिफ्ट डीड उसको फाइनल मानी जाती है। मृत्यु के पहले जो गिफ्ट डीड बनी है वो फाइनल मानी जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो शर्तों के अभाव में वो डीड कैंसिल करा सकता है और वो दूसरे को भी गिफ्ट कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़, ये गिफ्ट डीड है। और भी अब मुझे लोगों ने कहा कि सर गिफ्ट डीड के अंदर ट्रांसफ़र, जो गिफ्ट डीड का ट्रांसफ़र होता है उसके विषय में आपने समझाया नहीं था, तो उसके बारे में समझाते तो अच्छा। किसी पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था, वारसनामा का जो फॉर्म है, कैसे, वारसनामा नहीं सॉरी, ट्रांसफ़र खरीदी बिक्री का फॉर्म कैसे करें, और वारसनामा का जो फॉर्म था भरने के लिए, उसके बारे में बताया था। तो दोस्तों, गिफ्ट डीड की जो प्रॉपर्टी है उसमें वारसनामा वैसे ही भरा जाता है, उसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है वारसनामा में। लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके जो चार्जेस है 100 रुपये सरकारी शुल्क, वो आपको भरने पड़ेंगे। बाकी आपका प्रोसीजर वारसनामा में सेम है, वारसनामा का फॉर्म वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ इतना है कि जो भी आप एनओसी बनाओगे उसके अंदर बताओगे कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की दिया है। अब उसके अंदर क्या है, लीगल हायर के लिए 100 रुपये, और इतर रिलेशन में जो आएंगे ना, उनके लिए 50,000 रुपया है ट्रांसफ़र फी, तो भी आपको समझना होगा। और बाकी अलग से कोई प्रोसीजर नहीं बनाया गया, वो जो वारसनामा का मैंने 152 का बताया था, और उसी के आधार पे ये होगा। अब आपने समझ लिया पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है और गिफ्ट डीड क्या है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी में समझो आपने किसी व्यक्ति से पावर ऑफ अटॉर्नी लिया और अधिकारी ने समझो वो ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र के बाद जो उसका ओरिजिनल ऑनर है उसने नोटिस दे के कैंसिल करा दिया, तो वो डबल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पे ट्रांसफरेशन नहीं होता है। खरीदी बिक्री का दिया है, खरीदी विधि में आपको क्या बोला, सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी और एफिडेविट, ये तीनों चीज़ आपकी नोटराइज होगी, बाकायदा लिखा पढ़ी होगी, नोटराइज होगी, ताकि उन्होंने वो चीज़ को आपसे, उसका जो भी रकम लिया है, उसका मुआवजा लिया है, वो कंसिडरेशन हुआ है कि इस प्रॉपर्टी के बदले में हमने उनको दिया है, तो वो कैंसिल नहीं करा सकते, उसको कैंसिल नहीं, वो उनका आपका कंसिडरेशन हो गया। और दूसरी चीज़ देखिए, कंसिडरेशन, ये जो भी हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार किस पे चलता है दोस्तों, विश्वास पे। अभी पहले के ज़माने में तो लोग बिना पैसों के विश्वास कर लेते हैं, आज के ज़माने में तो भाई कोई नहीं करता है, आज के ज़माने में कोई नहीं करता है। तो कंसिडरेशन जो विश्वास होता है उसके आधार पे होता है, तो लेकिन पेपर बनाना जरूरी है।
अगर मान लो आपने प्रॉपर्टी लिया, आपने पैसे दे दिए और डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, कोर्ट आपको नहीं मानेगा। कोर्ट आपको नहीं मानेगा कि भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदा है या बेनामा किया है या उसका कंस्ट्रक्शन किया है, वो नहीं मानेगा। आप प्रॉपर्टी किस बिहाफ पे दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, पैसे किस लिए दे रहे हैं, तो इस चीज़ का पेपर तो बनेगा। कुछ नहीं बने तो MOU, मेमोरेंडम ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बनेगा कि आपकी आपसी सहमति, उसमें भी लिखा जाएगा भाई किस बात के लिए पैसे दे रहे हो आप। तो भाई जब पैसे का लेन देन होता है, अगर ये चीज़ कंसिडरेशन में, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपको पूरा पैसे नहीं मिल रहे हैं, मान लो आपके परिचित है, कोई भी बोल रहे कि भाई 50% मैं अभी दे रहा हूँ, 50% मैं साल भर या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद दूंगा, तो आप तो उसको डॉक्यूमेंट बना के देंगे नहीं। आप तो उसको डॉक्यूमेंट बना के नहीं देंगे कि भाई मैं आपको अगर सेल डीड वगैरह बना दिया तो आप तो भाई क्लियर हो गया आपका मैटर, मैं तो आपको चैलेंज भी नहीं कर सकता हूँ। तो आपको उसके अंदर पार्ट रखना पड़ेगा ना कि भाई जब तक ये पूरा पेमेंट मुझे नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे MOU बनता है। तो MOU में दिया जाता है कि भाई इन्होंने इतना इतना पेमेंट किया है और मैंने रिसीव्ड किया। वो पेमेंट का डिटेल्स आते हैं, डिटेल्स आपने किस हिसाब से दिए है, ऑनलाइन पेमेंट किया है या बाय चेक दिया हुआ है, तो वो सब डिटेल्स डाला जाता है उसके अंदर। और उसके बाद जब आपका फाइनल पेमेंट होता है तो आपका फिर एग्रीमेंट तैयार होता है। जैसे मैंने बताया, सेल परचेस का एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, और वो चीज़ क्लियरेंस होती है। तो ये चीज़ दोस्तों समझिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, पावर ऑफ अटॉर्नी आज से नहीं चल रही, बहुत पुरखों से चालू है। गिफ्ट डीड भी पुरखों से चालू है, उसमें बहुत सारे नाम है, गिफ्ट डीड है, रिलीज डीड है। अभी रिलीज कैसे है, रिलीज डीड का मतलब क्या हुआ, रिलीज डीड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे भाइयों को साथ में प्रॉपर्टी दी है कि भाई मेरे बाद ये प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। समझो हम 4 भाई हैं, अब मेरा मन ये कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो मैं रिलीज डीड बनाऊंगा कि भाई मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ और मैं अपना जो भी हिस्सा है मेरे तीनों भाइयों में समान हिस्सा मैं दे रहा हूँ, मेरे संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। तो रिलीज डीड हो गया। तो ये तरीके होते, सरकार ने जो बनाए हैं, नियम बनाए हैं, वो नियम अच्छे के लिए बनाए कि ताकि आपकी सुरक्षा रहे, उसके अंदर आपकी सुरक्षा रहे। अब आप बताइए कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आपका ट्रांसफ़र आप करवा लेते हो, कल के मालिक आके खड़ा हो गया, भैया मैंने आपका कैंसिल कर दिया, तब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? हो सकता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के पीछे आपसे पैसे भी लियो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिक्र नहीं किया है, तब तो आपके साथ ठगी हो जाएगी ना। क्योंकि सेल डीड जब बनेगा तो उसमें कंसिडरेशन लिखा जाएगा कि भाई आपने प्रॉपर्टी, क्योंकि आप देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी का भी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी का जो रजिस्ट्रेशन कम पैसे में हो जाते हैं, लेकिन आप सेल परचेस करोगे तो आपको रिटेल वैल्यू के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ड्यूटी देना पड़ेगा। अब मुझे एक सब्सक्राइबर ने अभी कमेंट किया है, शायद आज या कल कमेंट किया है कि सर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगी। सर मुझे कभी कोई हंसी आती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। सर हर प्रॉपर्टी की आरवी सेम नहीं होती है, मैं नहीं बता सकता हूँ कितनी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी जो भी 4% 6% ड्यूटी ले, उस हिसाब से आपको जोड़िए, आपकी आरवी के हिसाब से जोड़िए। जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, मैंने पहले बताया मैं कोई एडवोकेट तो हूँ नहीं है ना, उतना मुझे नॉलेज भी नहीं उस चीज़ के अंदर, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन जो मैंने सुना है, जो देखा है, उस सबसे बता रहा हूँ। जो 6% है या 12% है, जो भी जो सेल परचेस में भी आजकल स्टैम्प ड्यूटी बढ़ी तो 12-13% चले जाते हैं। आप रिटेल रीसेल में लोगे तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है, क्योंकि उसमें सर्विस चार्जेस नहीं लगते हैं, और नए खरीदेंगे सर्विस चार्जेस वगैरह सब आपको लगेंगे, तो उस हिसाब से आपका 12% के करीब जाता है, और इसमें जाएंगे तो 6% जाएंगे। तो आप ये चीज़ देखिए। अब एसआरई के अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं सर्विस चार्ज लगेगा, सर्विस चार्ज शायद नहीं लगेगा। और देखिए उसमें अभी सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो उसके अंदर भी थोड़ा सा
रिलीफ लोगों को प्रदान कर सकती है। अब कैसे? अभी देखिए दोस्तों, रीडेवलपमेंट स्कीम थी, जो प्राइवेट बिल्डिंगें रीडेवलपमेंट होती थी, तो उसमें हर टेनामेंट का, हर टेनामेंट, जी सॉरी टेनामेंट नहीं, सॉरी, हर फ्लैट होल्डर से उनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता था, रजिस्टर्ड। ऐसा जैसा नहीं कि एक सोसाइटी से साफ हो गया तो हो गया, उसके अंदर हर फ्लैट ऑनर से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता था। अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाने के लिए उससे पैसे घुस जाते, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। अब बिल्डर से प्रॉब्लम थे, बिल्डर बोलता था भाई आधा पैसा मैं भरूंगा, आधा आप भरिए। अब कोई बड़े बिल्डर है तो भाई चलो ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ, मैं भर देता हूँ। ठीक है, मोस्टली तो ये होता था कि आधे पैसे बिल्डर भरते थे, आधे जो फ्लैट ऑनर्स वो भरते थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो कि मैटर गया कोर्ट में। अब कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं, ये गलत है, ये रीडेवलपमेंट जा रहे थे, बार बार स्टैम्प ड्यूटी क्यों भरे, बार बार स्टैम्प ड्यूटी क्यों भरे? तभी रिसेंट में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो महाराष्ट्र सरकार ने उस चीज़ में अमेंडमेंट लाया है कि जो भी रीडेवलपमेंट बिल्डिंग जा रही है उनके जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी मतलब डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो डेवलपर और फ्लैट ओनर का हो रहा है, उसके सिर्फ 100 रुपीज़, ओनली फॉर 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में उनका क्लियरेंस हो रहा है। तो भाई उनके समझे उतने पैसे बचे, उसमें राहत मिली डेवलपर्स को भी, उसमें राहत मिली फ्लैट ऑनर को भी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी किया जाए कि झोपड़पट्टी के अंदर जो भी खरीदी बिक्री हो रही है 5 साल के बाद, जो पहले 10 साल था 5 साल हो गया, 5 साल के बाद तो उसके रजिस्ट्रेशन में भी छूट दी जाए, तो ये उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं नहीं बता सकता हूँ कि उसकी स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगी ये नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, अब एक तो आपका परसेंटेज, दूसरा आपका आरवी कितना है। अब मैं रहता हूँ सांता क्रूज में और चर्च गेट और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना दोस्तों। अब यहाँ पे रेडी रेकनर रेट समझो 1.5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर होगा, चर्च गेट में तो 2.5 लाख रुपये होगा, या 3 भी हो सकता है, तो उससे कम नहीं होगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल एरिया है। तो जैसे एरियाज होते हैं उसके हिसाब से आरवी तय की जाती है, तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब ये जो ऐसे क्वेश्चंस लोग करते हैं तो मुझे भी थोड़ी जो हंसी आती है कि भाई मैं कैसे बताऊं उसमें कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी मैं नहीं बता सकता दोस्तों, उसके अंदर आपको ना परसेंट, शायद मुझे भी लग रहा है कि जो ये गिफ्ट डीड के ऊपर शायद 1% स्टैम्प ड्यूटी भी शायद 1% लग रही है। हाँ, कन्फर्म नहीं हो सर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, कन्फर्म बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं हो, कहीं कहीं पे 4% भी है, 6% भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में शायद 1% है। कन्फर्म नहीं लिया, आप पता कर लीजिएगा, जो भी गिफ्ट बना उनको तो मालूम होगा मिनिमम चार्जेस है उसके अंदर, और उसमें आपको वही रिलीफ है कि समझो आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 1 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी आएगी आरवी के हिसाब से। आरवी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ हुई ना, तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपया आएगी। तो ये चीज़ आप समझिए। आज हमने सीखा पावर ऑफ अटर्नी, जो अधिकार पत्र, कुल मुख्तारनामा और अधिकार पत्र, इसको हिंदी में अधिकार पत्र बोलते हैं, मराठी में कुल मुख्तारनामा बोलते हैं, और इंग्लिश में जनरल पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं। अब गिफ्ट डीड के बारे में हमने समझा, गिफ्ट डीड क्या है, गिफ्ट डीड कैसे कैंसल्स होती है, गिफ्ट डीड को चैलेंज कर सकते या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आज की वीडियो में समझे हम, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी बाकी है, और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, बल्कि जबकि हमारे फील्ड के नहीं है, ये लीगल फील्ड के हैं सर। इसमें बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, सिविल में हैं, कैंप क्रिमिनल में हैं, सोसाइटी एक्ट में हैं, जो यूट्यूब पे अच्छे उनके वीडियोज़ आते हैं, तो उनसे आप अगर करें तो उनसे और ज़्यादा बेहतरीन, उससे ज़्यादा बेहतरीन शायद आपको मालूमात हो सकती है। क्योंकि देखिए मैं भी दोस्तों कहीं ना कहीं ज्ञान से इकट्ठा करके तो आपको देता हूँ ना, कहीं ना कहीं से ज्ञान इकट्ठा करता हूँ तब आपको देता हूँ।
ऐसा तो नहीं है कि मैं पैदाइशी सीख के आया हुआ है, मेरे दिमाग में भरा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी सीखना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ है, जानना चाहिए, भले थोड़े में जान, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे कल का विषय अच्छा लगा था। कल इस विषय में मैं सोचा था कि आपको बताऊं, लेकिन मैं बोला कल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मतलब इस सेपरेट विषय रखा जाएगा और ये जानना भी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी और ये गिफ्ट डीड, अभी रिलीज डीड के बारे में भी मैंने बताया, एमओयू के बारे में मैंने बताया कि एमओयू क्या चीज़ होती है। कि जब आपका जो फाइनल हो जाता है कंसिडरेशन, तो एमओयू आपका वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट। तब आपकी एमओयू की वैल्यू खत्म हो गई। अब आपका इसमें आ गया कि आपका पूरा पेमेंट मिल चुका है और ये प्रॉपर्टी आप इनको दे रहे हैं। अब वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र करे, जो भी करे, उनका आपका और आपके फैमिली उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो उसमें जो भी अगर कोई भी इन प्योर में कोई भी क्लेम करता है तो आप जिम्मेदार रहेंगे, जो बेच रहा है वो जिम्मेदार रहेगा। तो क्योंकि उसके लीगल हायर का मैटर है, अगर उसी पर्सनल प्रॉपर्टी है देख के लिया तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज़ क्लॉज डाला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन छोटी वीडियोस में ना सर मैं क्या बोलूँ, मैं समझा नहीं पाता हूँ। मैंने जितनी छोटी वीडियो डाले उसके अंदर क्वेश्चंस इतने सारे आ जाते ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ ही नहीं पाए। इसके थोड़ा वीडियोस तो सर आधा घंटा तो होना चाहिए। आधा घंटा वीडियोस नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मेरा क्या है, मैं एक ही चीज़ को 3-3 बार रिपीट करता हूँ, तो सर टाइम वेस्ट होता है। अब वही मैं फास्ट फास्ट बोलते जाऊँ तो मीनिंग नहीं होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं चीज़ को बार बार समझाता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इस चीज़ को आप समझिए। थोड़ा सा 5 मिनट अगर समय आप निकालते हैं, 10 मिनट ज़्यादा वीडियो देखते हैं सर, तो आपको ना नॉलेज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नॉलेज ना बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। आज बहुत से लोग कह रहे यार क्या पका रहे हैं, सब पका नहीं। जिसको इसकी अहमियत नहीं है वो सोचेगा पका रहा हूँ, और जो इस चीज़ से भुक्तभोगी है ना, उसको मालूम है कि भैया ज्ञान की चीज़ समझना चाहिए, समझना चाहिए। अरे बड़ी बहुत कॉल्स आते हैं मुझे, दिन भर कॉल्स आते हैं, बहुत लोगों को तो कॉल्स उठा नहीं पाता हूँ। प्रॉब्लम से होता है सर, बात करते करते मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मेरी भी मजबूरी समझिए। और प्रॉब्लम से ये कि एक का प्रॉब्लम समझाते समझाते मैं अपने खुद के मैटर भूल जाता हूँ, ये आप भी समझ सकते हैं। अब मैं अपना जो इशू चालू है और दूसरे की इशू में मैं चला गया, तो मेरी इशू गायब हो जाता है, मैं उनकी इशू में घुस जाता हूँ। तो मेरा जो मैटर चल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ को फिर से मेरे को पुनर्विचार करना पड़ता है। मुझे अगर एक कोई पिटीशन भी बनाना है, जैसे अपील फाइल करना है, कुछ भी करना है, तो मुझे फ्री समय चाहिए। अब उसमें अगर 1-2 कॉल्स आ गए तो फिर मेरा अपील वहीं का वहीं रह जाता है। फिर उस कॉल के चक्कर में फिर उनके मैटर्स मेरे दिमाग में घूमने लगते हैं कि इनका क्या अच्छे से अच्छा मैं सजेशन दूँ ताकि इनको रिलीफ मिले। फिर मेरे मैटर्स रुक जाते हैं, मेरे जो काम है वहीं पे पेंडिंग हो जाते हैं। तो उस चीज़ की थोड़ी सी तकलीफ है, और जो उनका कॉल नहीं उठा रहा उनसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन फ्री रहता हूँ तो मैं कॉल करता भी हूँ। जो जितने लोगों को कर सकता हूँ मैं करता हूँ कॉल। तो दोस्तों, आज हमने जो सीखा, ये कानूनी प्रक्रियाएँ थी और बहुत ज़रूरी थी। ये लाइफ टाइम के लिए काम आएगी आपको, क्योंकि देखिए अब जब तक ज़िंदगी है तो कोर्ट लीगल चलते रहेंगे। अब कोई आदमी बोले कि भाई मुझे लीगल से मतलब नहीं, अपनी साधारण ज़िंदगी है, वो हो ही नहीं सकता। लीगल तो हर आदमी की ज़िंदगी में आता ही है, कुछ न कुछ आता ही है। ज़रूरी नहीं कि मैं अब घर खरीद बिक्री करें तो ही लीगल आएगा, ऐसा आएगा तो ही लीगल आएगा, बहुत सारी चीज़ें में आती हैं। मुसीबत कब बिना बुलाया जाता है किसी को नहीं पता चलता है। एक मुसीबत आई ना दोस्तों, आई है कि नहीं आई, हकीकत बोलिए। 97 में आई ना, स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम आई। आज पूरी मुंबई नहीं, पूरी महाराष्ट्र परेशान है। कारण क्या, तो कारण नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए सरकार को एक स्पेशल डिपार्टमेंट खोलना चाहिए,
बड़ा डिपार्टमेंट नहीं, एक ऑफिस। हर जितने सरकारी अधिकारी है, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट में एक स्पेशल ब्रांच खोलना चाहिए, और वो ब्रांच डायरेक्ट कनेक्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें नियम लगाइए कि आपके पास जो भी शिकायतें आएंगी उस पर सुनवाई होगी। संबंधित अधिकारी को बुलाए, जैसे लोकायुक्त होता है ना, वही तो लोकायुक्त तो समझिए लीगल में चले गए दोस्त, उसको हम बड़ी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी, जैसे आप परेशान हो जाएंगे उसमें, 100 रुपये के स्टैम्पर पे एफिडेविट डी दो, ये दो, तो बहुत परेशान हो जाएंगे, लंबे की बात है। लेकिन हर डिपार्टमेंट में एक बैठाना चाहिए, तो सरकार को बोलना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी आपके महीने भर के जो भी शिकायतें, कंप्लेंट्स आती, ग्रीवेंसेस आती है, उसका जो भी निपटारा किया है आपने, उसका डिटेल सरकार को दिया जाए। और डिपार्टमेंट के जो ब्रांचेस है का नाम रखना चाहिए, मुझे शिकायत है, क्या दोस्तों, मुझे शिकायत है। ये ब्रांच हर सरकारी डिपार्टमेंट में एक विंडोज रखना चाहिए। उस विंडो के अंदर आपकी जो भी शिकायत, जो अधिकारी नहीं सुन रहे, उसको डालिए, और उसके अंदर मैं तो बोलता हूँ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दो ही मत, उसके लिए सेपरेट अधिकारी बिठाइए। जैसे आपने आरटीआई में बिठा दिया है, लोकायुक्त बिठा, वैसे उनके लिए भी बिठाइए कि इनकी भी आप देखिए, जो भी शिकायत आपका यहाँ पे आपके पास आई, उनकी हियरिंग लेके क्या मैटर है, क्या नहीं है। अगर आपसे उस चीज़ को नहीं होता है तो पास्ट गवर्नमेंट के बाद रिफ़र कीजिए। देखिए करप्शन कम होता है या नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी है एक ब्रांच होना चाहिए, मुझे शिकायत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज़ लंबी हो रही है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में और समझेंगे किसी और विषय पे। मैंने उससे शायद एक विषय बोला था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, फिर मैं सोच के बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद वो विषय, हाँ, सोसाइटी के अंदर जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो यदि आपको नाम ट्रांसफ़र करना या कुछ भी करना है, चेंजेस करना है, तो उसके क्या नियम्स हैं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।